हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम डॉक्टर मीनू वर्मा है और आज आपकी इस क्लासेस में मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। देखिए, अब इससे पहले पढ़ाया तो मैंने बहुत है, किंतु पहली बार मैं ऑनलाइन माध्यम से पढ़ा रही हूँ। तो आप लोगों को अगर थोड़ा सा कहीं प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब हम कोई काम पहली बार करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत आ ही जाती है। देखिए, जैसा कि आज आपको हम यूपी टेट में संस्कृत का सिलेबस पढ़ाएंगे, उसकी स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। अब किसी भी चीज़ में जब हम स्टार्टिंग करते हैं, और ख़ासकर भाषा क्या माध्यम है? भाषा वो माध्यम है जिसमें हम अपने विचारों को अपने से लेकर दूसरे तक पहुंचाते हैं। क्योंकि आप अपनी बात को किस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे? खाली आप एक्शन के माध्यम से तो नहीं बता सकते, क्योंकि वो हमारी एक दिव्यांग कमी में आ जाती है। सही तरीके से यदि हमें उस बात को करना है, पूरा अपनी बात को किसी के आगे प्रेजेंट करना है, तो उसके लिए सबसे मेन चीज है कि हमारी बात सामने वाला व्यक्ति समझ सके। तो उसका मेन माध्यम है भाषा। भाषा का अब सबसे छोटा माध्यम, भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई, उसे क्या कहते हैं? वर्ण। एक मिनट, इसमें ये एक्स्ट्रा हो गया है, रुकिए जरा। वर्ण। वर्ण क्या है? भाषा की वह छोटी इकाई जिसका कोई अलग से फिर बाद में डिवाइडेशन या उसको नहीं तोड़ा जा सकता, वो इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण संस्कृत में आपके जो वर्ण बताए गए हैं, देखिए, जो हमारी मेन चीज रही है वो पाणिनि की अष्टाध्यायी को माना जाता है। महर्षि पाणिनि ये आपके मुनि त्रय के अंतर्गत आते हैं। मुनि त्रय में अब कौन कौन होते हैं? देखिए, मुनि त्रय में 3 होते हैं: पाणिनि, कात्यायन, और पतंजलि। आपके 3 हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये तीनों महर्षि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, ये तीनों मुनि त्रय के अंतर्गत कहे जाते हैं। मुनि त्रय, क्योंकि कई बार आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है, बेशक उसका सिलेबस से संबंधित है, पर अब अगर आप अंदर चले जाते हैं तो उसका संबंध भी होता है कि मुनि त्रय के अंतर्गत कौन कौन ऋषि, कौन कौन मुनि या ऋषि या आचार्य आते हैं। तो वो आपके 3 हैं: महर्षि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। इन तीनों को मुनि त्रय के नाम से जाना जाता है। लेकिन इनके साथ साथ अब हमारे पास आपके सिलेबस में इनकी रचनाएं भी हैं। देखिए, इसी का वर्ण बता रहे हैं, लेकिन वर्ण का संबंध पाणिनि से है। किससे है? पाणिनि से। तो पाणिनि को हमें महत्व देना होता है। महर्षि पाणिनि अष्टाध्यायी को लिखने वाले हैं, जिसमें 8 अध्याय हैं और पूरे मिलाकर उसमें करीबन 36 अध्याय कहे जाते हैं। ठीक है, इनकी रचनाएं भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ, क्योंकि रचनाओं का भी महत्व आ जाता है, तो बीच बीच में आप करते रहेंगे तो आगे का भी इसमें प्रोसेस रहेगा। इसमें महर्षि पाणिनि की है अष्टाध्यायी। महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी, कात्यायन की वार्तिकी, ये वार्तिकी है। ठीक है, एक सेकंड बेटे।
ये है कात्यायन की वार्तिकी। इसके अलावा पतंजलि की शब्द अनुशासन, महर्षि पतंजलि की आपकी योग पर है। महर्षि पतंजलि की योग पर है आपकी, ठीक है, इनकी योग पर लिखी गई रचना है योगासन। इसके अलावा ये आपके जो तीनों हैं, इसमें महर्षि पाणिनि का महत्व है। देखिए इस समय हम लोग वर्ण कर रहे हैं, तो वर्ण में हम लोग अगर करेंगे तो महर्षि पाणिनि के बारे में ही इस समय यहाँ से लेकर इनके वर्क को लेकर चलेंगे अब हम आगे, ठीक है। यहाँ से हम इसे इरेज कर दे रहे हैं। हाँ भाई, अब आपको हम बता रहे हैं वर्ण के बारे में। वर्ण क्या है? किसी भी भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जो आगे किसी भी रूप में विभक्त नहीं की जा सकती, वो आपकी क्या कहलाती है? वो कहलाती है वर्ण। वर्ण तो संस्कृत भाषा में महर्षि पाणिनि ने कितने वर्ण बताए हैं? उन्होंने 63 या 64 वर्णों का उल्लेख अपनी अष्टाध्यायी में किया है। उसे पाणिनि शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। इनकी एक बुक है, उसमें पाणिनि शिक्षा में इन्हीं की शिक्षा का वर्णन है, ठीक है। इसमें इन्होंने पाणिनि ने कितने बताए हैं? 63 या 64 वर्ण। महर्षि पाणिनि के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सिर्फ महर्षि पाणिनि, किसी और के अनुसार नहीं, महर्षि पाणिनि ने 63 या 64 बताए हैं, वैसे 54 होते हैं। अब आपके वर्ण आपके 3 भागों में विभाजित हैं। स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। ये आपके 3 भागों में हैं। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। अब स्वर क्या है? देखिए कि अब वर्ण है, वही वर्ण का कोई विभाजन तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम वर्ण का विभाजन कर रहे हैं। तो वर्ण का विभाजन किस आधार पे आप कर रहे हैं? सवाल आपके आगे ये खड़ा होता है। तो जो शब्द, ऐसे शब्द जो बिना किसी सहायता के स्वतः ही उच्चारित किए जाते हैं, वो आपके स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर। इन्हें किसी सहायता की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आपने क्या बोला? ए शब्द आपने बोला, आ स्वर है अपने आप में, इसके लिए किसी और की आवश्यकता नहीं हुई। ई, ह्रस्व ई बोला, ई, आप ई बोलेंगे, ओनली ई। इसके लिए कोई अंदर से ध्वनि तो नहीं आ रही है ना, कि हम ये सोचे कि कोई और ध्वनि आ रही है, नहीं, ओनली ई। मान लीजिए मैंने बोला ऊ अपने आप में क्या है? स्वर है, क्योंकि इसके लिए हमें किसी और के शब्द को जोड़ने की आवश्यकता नहीं हो रही। मान लीजिए मैंने ए बताया था अभी आपको, तो ए के लिए ई की आवश्यकता नहीं और ई के लिए ऊ की आवश्यकता नहीं। एक मान लीजिए री ले लेते हैं। री बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? री। इसके लिए ये अपने आप में पूर्ण है, इसके लिए आपको किसी अन्य व्यंजन की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, क्योंकि अपने आप में यह पूर्ण है। जो अपने आप में पूर्ण है उसे किसी मात्रा की, क्योंकि आप सहायक शब्द, अब ये सोच रहे होंगे कि सहायक किसे कह रहे हो, तो सहायक क्या है? तो सहायक अपने आप में जो हम मानते हैं वो साथ में बोला जाने वाला उच्चारित वर्ड है। मान लीजिए मैं आपके आगे बोलती हूं, मान लीजिए 1 मिनट, मान लीजिए मैंने बोला आपका का बोला, का शब्द जब आपके आगे बोला गया तो क्या उच्चारित हो रहा है? का। बोला का गया है, लेकिन उसमें ध्वनि अंदर से किसकी आ रही है? आ की। जैसे इसको अगर हम आप तोड़ेंगे, मान लीजिए हमने कह लिया,
तो इस कै में क प्लस अ दो वर्ड हैं, तभी ये कै बनेगा अपने आप में ये वाला, वरना कै अपने आप में पूर्ण नहीं है। कै पूरा कब होगा? जब आपका कै के साथ ए का संयोग होगा। ठीक है, कै के साथ ए जुड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसे खाली ए बोलते हैं तो हमारा स्वर में चला जाएगा, क्योंकि ए भाई स्वर है। ठीक है, अपने आप में पूरा है, लेकिन कै तो अपने आप में पूरा नहीं है। कै के लिए हम क्या करेंगे? तो कै को यदि हम इसे लेते हैं तो ये अर्धमात्रिक है खाली, क्योंकि कै के नीचे क्या है? संस्कृत भाषा हो तो संस्कृत भाषा में इसमें हलंत का विशेष महत्व होता है, ये बात आप सभी को पता है। हलंत और विसर्ग इसके दो भाग मेन चीज होती है। तो इसमें क जब हम लेंगे तो कै में अगर हलंत लगा देते हैं, देखिए मैंने जो हलंत आपके आगे लगाया हुआ है, तो ये अपने आप में अर्धमात्रिक है, पूरा नहीं है। आप इसे समझेंगे कि कै को हमने बोल लिया पूरा है, नहीं, पूरा नहीं है। पूरा ये कब होगा? जब आप इसमें ए प्लस करेंगे, और ए प्लस करते क्या होगा? देखिए ए प्लस करते के साथ ही ये कै शब्द अपने आप में पूरा हो जाएगा। अगर मैं इसे प्लस नहीं करती हूं तो ये जो कै शब्द है ये अर्ध व्यंजन रह जाएगा, ये अपने आप में पूरा नहीं होगा। ये पूरा किस वक्त होगा? जब हम इसके साथ ए को प्लस करते हैं। तो ये हमारा ये क्या वर्ड है? ये व्यंजन है। ठीक है, ये व्यंजन है, यानी कि जब हम किसी भी स्वर को करेंगे ए, एक मिनट, ये देखिए ए ई उ र ल र, ये भी स्वर है, ए या फिर ए, ये हम लेते हैं अपने आप में। इनके अलावा दो और हैं, ओ और आओ। अब हम इनमें से कुछ भी लेते हैं तो ये अपने आप में सारे के सारे स्वर हैं। इनमें से हम ऊपर वालों को अब इरेज कर देते हैं, क्योंकि काफी सारा हो चुका है इसमें लिखा हुआ। हाँ देखिए, अब आपको ये क्लियर है हो जाएगा, क्योंकि वरना फिर उसमें बहुत ज्यादा लिखा हुआ हो रहा था तो समझ नहीं आने का है। हाँ, अब हम इसमें देखिए स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। अब जो हम आपको वर्णमाला बता रहे हैं, वर्णमाला में जो अभी मैंने आपके आगे क्लियर किया, आपके कौन से वर्ड क्लियर किए? ए ई उ री ली ए आए ओ आओ, ये आपके क्या है? स्वर हैं। ये आपके स्वर कहलाए जाएंगे। आपके पास क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि इनमें से स्वर कौन सा है। अब भाई स्वर तो आप तब बताएंगे जब आपको ये पता हो कि स्वर हैं क्या, क्योंकि खाली हम इस तरह से करें कि हाँ कि भी ए बोल दिया, आ बोल दिया, कै बोल दिया, खे बोल दिया, इसमें कि सभी इसमें स्वर भी हैं, ये व्यंजन भी है, नहीं भाई, स्वर अलग हैं और व्यंजन अलग। उसमें स्वर की सबसे मेन चीज ये होती है कि जो स्वर हैं वो आपके अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, उन्हें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती और अपने आप में ये पूरे होते हैं। तो इस कारण से ये आपके जितने भी स्वर हैं, ये जितने भी आपके स्वर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, ये सभी आपके स्वतंत्र उच्चारित होने वाले। लेकिन अब इसमें भी एक सवाल आ जाता है भाई अंदर, इसमें दीर्घ कौन सा है और ह्रस्व कौन सा है? दीर्घ और ह्रस्व। यदि हम स्वर भी लेकर जाते हैं तो इसके भी दो भाग होते हैं। स्वर के भी दो भाग होते हैं, कौन कौन से? दीर्घ और ह्रस्व। दीर्घ कौन कौन से हैं? अब इसमें देखिए, आप मैंने आपके सामने लिख दिए हैं स्क्रीन पर। अब इसमें से बताइए कि कौन से ह्रस्व है और कौन से दीर्घ। सोचिए जरा। इसमें ए अपने आप में ह्रस्व है, आपको पता ही लग रहा है। आ, इसमें एक रह गया है आ, वो मैं इधर लिख देती हूं, आ। ठीक है, आ आप किस में करेंगे? दीर्घ में, आ। ठीक है, ई आपका ह्रस्व में आएगा, ई।
अब ई में आपका दीर्घ इकारांत और ले लें, तो दीर्घ इकारांत जो आपका आएगा ये दीर्घ में आ जाएगा। ऊ आपका ह्रस्व में आएगा, ठीक है। इसका आपका दीर्घ ऊ भी आएगा, दीर्घ ऊ आपका ऊपर ही आएगा दीर्घ में। मैं आपको इनमें से चेंजेस करना बता रही हूं कि कौन सा ह्रस्व का है और कौन सा है दीर्घ का, क्योंकि स्वर के दो भेद हुए आपके, दीर्घ और ह्रस्व। क्योंकि स्वर अपने आप में ठीक है कि स्वतंत्र हैं, ये मैं मानती हूँ, आप भी मान रहे हैं, आपको हमने पूरे कंडीशन बता दी कि क्यों ये अपने आप में स्वतंत्र हैं, लेकिन उनके भी आपके दो भेद हैं। तो उन दो भेदों को आप कैसे पहचानोगे, उसके लिए आपको पहचान करने की जरूरत है। तो वो पहचान मैं आपके आगे सारे लिख रही हूं। मान लीजिए आपके पास ऑप्शन में सारे लिखे हुए हैं, तो आप कैसे पहचानोगे, उस आधार पर री आपका ह्रस्व में आ गया। लिरी, ये शब्द आप ये सोचेंगे कि लिरी शब्द आपका ह्रस्व में जा रहा है, पर क्यों भाई, इसके साथ तो री की मात्रा चढ़ रही है, पर ऐसा नहीं है, ये अपने आप में ह्रस्व है। यदि आप संस्कृत में छंद पढ़ते हैं तो इसमें इसकी कोई भी मात्रा नहीं लगाई जाती है, ये अपने आप में पूर्ण रहता है, तो इसे ह्रस्व में ही लिखा जाता है हमेशा। क्योंकि ये वाला क्वेश्चन कई बार आया है, यूपी टेट में भी, सी टेट में भी, इसके अलावा टीजीटी और पीजीटी में भी ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि लिर क्या है, ह्रस्व है या दीर्घ, तो ये अपने आप में ह्रस्व है, ठीक है। इसके अलावा ए आपका ह्रस्व है, और ए के अलावा आपका ए, ये क्या है, ये तो आपका ए है, ए क्योंकि ह्रस्व है। जब हम दीर्घ है इसमें एक ए की मात्रा और जोड़ देंगे तो आप क्या बोलेंगे, ए, तो वो आपका आ जाएगा दीर्घ में। इसके अलावा ओ, ये आपका दीर्घ ह्रस्व में आ जाएगा। एक मिनट, थोड़ी सी स्पेस कर लेते हैं, क्योंकि आप इधर स्पेस नहीं पड़ रहा है, तो थोड़ा सा स्पेस करके तब आपको बताते हैं, वरना पता लगे सारा आपने एक साथ मिला दिया, ठीक है। हाँ भाई, ओ आपका ओ आया ह्रस्व में। आओ, ये है ओ प्लस इसके साथ औ एक और मात्रा जुड़ रही है, तो ये आपका है औ। औ आपका आ जाएगा दीर्घ में, औ, ठीक है। ये हमने ह्रस्व और दीर्घ किन में छाटे, जो हमने आपके पास नीचे सारे वर्ड लिखे थे आपके किस चीज के थे, ये स्वर के। तो स्वरों में आपको जो चेंजेस छांट कर हमें इन्हें अलग अलग उसमें डालना था, वो हमने डाल दिया। ये ऊ शब्द है, इरेज हो गया है, ठीक है। तो ह्रस्व और दीर्घ ये आपके दो पार्ट हैं, किस चीज के, स्वरों के। तो स्वर आपके यहां पर आकर पूरी चीज को स्थित बता देते हैं। मान लीजिए अब मैं इसमें एक क्वेश्चन देती हूं, मैंने एक क्वेश्चन दिया आपके पास, निम्न में से ह्रस्व वर्ण कौन सा है। मैंने आपके पास ये लिख दिया, ठीक है। अब निम्न में से मैं ह्रस्व पूछ रही हूं, ये ध्यान रखना। इसमें फर्स्ट ऑप्शन मैंने दिया ई, सेकंड दिया आओ, थर्ड दिया आपका क, फोर्थ ऑप्शन दिया मैंने आपका ओ, ठीक है। ये मैंने आपका दिया। अब इन चार वर्डों को जब मैंने आपको दे अपने आपके आगे दे दिया है, अब इसमें से आप छांटिए। देखिए ई, दीर्घ ई है, ये अपने आप में आपको पता लग रहा है, तो ये तो आपका, आप सोचेंगे नहीं कि भाई ये ह्रस्व हो सकता है, ये तो आपका हर हालत में दीर्घ ही रहेगा। फिर आप देखेंगे औ, तो औ शब्द जब आप देखेंगे तो आप ये सोचेंगे कहीं ऐसा ना हो कि औ हो, लेकिन भाई ये भी पता लग रहा है कि इसमें दो मात्राएं आ गई हैं, तो आप अपने हिसाब से गैस यही करेंगे। क्योंकि आपकी जगह अगर मैं बैठी होंगी तो मैं भी यही सोचूंगी कि हाँ भाई इसमें डबल मात्राएं आ रही है, तो ये भी दीर्घ ही होगा, ठीक है। इस आधार पर हम इसको भी कट कर देंगे, इसको भी कट देंगे। अब आपके पास आता है क, इसमें
और आप ऊ में कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन मेरा सिर्फ इतना है कि ह्रस्व वर्ण कौन सा है। मैंने इसमें ना तो स्वर लिखा आपके आगे, ना व्यंजन लिखा। अब स्वर और व्यंजन कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो भाई कै भी है और ऊ भी है, तो उस समय क्या कंफ्यूजन होगा आपके पास कि ह्रस्व वर्ण पूछा जा रहा है, तो आप कै भी लगा सकते हो और ऊ भी लगा सकते हो। लेकिन उस समय आपको क्या रखना है ध्यान, कि कै आपका व्यंजन है। कै आपका क्या है? व्यंजन। व्यंजन वर्ण में कै प्लस ए दो वर्ण है। ये वाली बात मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि जो आपका व्यंजन वर्ण होता है उसके साथ आप में का स्वर जुड़ा हुआ होता है कोई ना कोई सा। मान लीजिए मैं कू ले लेती हूं, कू, ठीक है। इस कू में कै प्लस ऊ, ये दो वर्ड होंगे, तभी ये अपने आप में कू बनेगा। इसी तरह से कै प्लस ए, तो ये तो ये नहीं हो सकता, ठीक है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब आपके पास बचा ह्रस्व ऊ। क्या बचा? ह्रस्व ऊ। तो आपके पास ये दिखाई दे रहा है भाई ऊ अपने आप में पूरा है, इसे आप इस वर्ण को कितना भी तोड़ना चाहोगे तोड़ दोगे? नहीं तोड़ सकते। तो यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि हमें पहचानी किस चीज की करनी थी? ह्रस्व वर्ण की। अब क्योंकि उसमें हमें व्यंजन भी दे रखा है भाई, और व्यंजन के साथ हमें दीर्घ भी दे रखे हैं। तो अगर खाली दीर्घ होते तो देखो हमें पहचानना इजी पड़ता, लेकिन उन्होंने व्यंजन भी साथ में डाल दिया, और हमारे आगे ह्रस्व लिखने के बाद उन्होंने ना तो इसमें ये क्लियर किया कि ये स्वर बताना है, ये व्यंजन में बताना है, किस में बताना है, नहीं बताना हमें तो खाली वैसे ही करना है। तो उस वक्त आपको ध्यान रखकर इन सभी एक एक पॉइंट को आप क्लियर कीजिएगा, तब उसके बाद आप फाइनली इसमें बताइए कि आखिर आपका कौन सा वर्ड सही है। तो आपका ह्रस्व ऊ ये सही आंसर होगा, बाकी के रॉन्ग होंगे, ठीक है। अब इसे इरेज कर देती हूं मैं। देखिए ये भी आपका इधर से इरेज करके स्पेस कर लेते हैं। तो आपके ये दीर्घ, ह्रस्व और दीर्घ के आपके क्लियर कर दिए हैं हमने कि ह्रस्व और दीर्घ क्या है। आपके ये स्वर क्लियर हो चुके हैं। तो इस आधार पर आप अपने वर्णों को क्लियर कर लेंगे। इसके बाद ये आपका ह्रस्व स्वर पूरा होता है, ठीक है। ओके, आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं। ओके, बाय।